Assalamu alaikum everyone, and my name is Sayyida Umema Munir and welcome to my YouTube channel CSS Blueprint with Sayyida Umema. Today I'm starting a brand new series named as Introduction to CSS Awareness Series. सही, आज की सीरीज़ का ये पार्ट 1 होगा और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 7 to 8 पार्ट्स पे टोटल मुश्तमिल होगी. ठीक है, सबसे पहले पार्ट का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ CSS. अब जैसे कि कोई भी जो नया एक एस्पायरेंट होता है, जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, उसको ऐसे जितनी अवेयरनेस नहीं होती या नो हाउ नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू कि CSS क्या होता है. इवन कि समटाइम जो आपके एमेच्योर लेवल के जो यानी कि एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके भी जहन में बहुत सी चीज़ें या बहुत सी मालूमात मौजूद नहीं होती जो कि एट दैट लेवल उनको CSS से रिलेटेड उनके पास होनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू. अच्छा, CSS स्टैंड फॉर योर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज. अच्छा, जो CSS है इट्स एन ऑर्गन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 मेजर ऑर्गन्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैंने मेंशन किए हैं, लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड योर एग्जीक्यूटिव्स. इन तीनों के स्पेसिफिक अपने काम्स होते हैं जिसके रिलेटेड ये सब ऑपरेट कर रहे होते हैं. अब जैसे कि अगर हम लेजिस्लेचर को देखें तो इसका काम होता है लॉ मेकिंग. ये लॉ मेकिंग सारी आपकी पार्लियामेंट में हो रही होती है, जहाँ पे जो इसके मेंबर्स होते हैं जो लॉ मेकिंग में मदद करते हैं वो आपके डिफरेंट कहने चाहिए सेनेटर्स हो गए, MPs वगैरह, जो इलेक्शन के विया हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट की तरफ भेजती है. ठीक है, लेट्स मूव ऑफ टू जुडिशरी. अच्छा, जुडिशरी जो आपकी होती है उसका काम ये होता है कि वो लॉज को इंटरप्रेटेट करती है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डियन होती है. ठीक है, अब जुडिशरी में हमारे पास जुडिशल बेंच होती है. ठीक है, उस जुडिशल बेंच में आपके पास डिफरेंट लॉयर्स होते हैं, प्लस आपके पास जजेस होते हैं. ठीक है, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम्स जब कंडक्ट होते हैं तो उसके थ्रू यानी कि इलेक्ट होके आते हैं. एंड थर्ड प्लेस पे आपके पास आ जाती है एग्जीक्यूटिव. अच्छा, अब लॉ मेकिंग हो गई, लॉ इंटरप्रिटेशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डिंग हो गई. अब उसको कोई इम्प्लीमेंट करने वाली भी तो बॉडी होगी ना, तो वो हमारी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो सारा काम करती है इम्प्लीमेंटेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उसको भी आगे एग्जीक्यूट करवाने का. अच्छा, यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूटिव में आपके पास कैबिनेट होती है. अब यहाँ पे आपके पास अगर हम गौर से देखें तो हमारी एग्जीक्यूटिव 2 पॉइंट्स पे डिवाइड हो जाती है. नंबर ए पॉइंट पे आपके पास आ जाते हैं पॉलिटिकल टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव्स, यानी वो जो इलेक्शंस के लिए इलेक्ट होके आते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्रोविंसेस वगैरह के वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं. अब सेकंड पार्ट पे आपके पास आ जाते हैं नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. परमानेंट से मुराद आपके इस पे आर्मी भी आ जाती है और ब्यूरोक्रेसी कौन से, जो CSS प्लस PMS प्लस CC सिन एंड अदर सूबे से जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो इसका पार्ट बनते चले जाते हैं. अब यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक एक रिव्यू दिया कि CSS होता क्या है. ठीक है, उसके अलावा CSS आपकी 17 BS की पोस्ट पे आते हैं. ठीक है, जो CSPs होते हैं. उसके अलावा ये बताया कि किस यानी कि ऑर्गन यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस ऑर्गन का पार्ट होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव होती है आपकी. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ज़रा नज़र दौड़ाएं तो ज़रा सी CSS की ओरिजिन स्टोरी समझते हैं. ठीक है, CSS जो हमारा यानी कि पूरा प्रोग्राम या एग्ज़ाम है, ये ऑफिशियली जो ब्रिटिश इंडियन सर्विसेज है वहाँ से हमारा ड्राइव होकर निकल के आया. ठीक है, ड्यूरिंग द 1858-1947 यहाँ पे हमारे पास एचिसन कमीशन होता है. ठीक है, ऑफ एचिसन आपका 1886 का, लेट मी जरा 1886 में एचिसन कमीशन होता है. अच्छा,
असिस्टेंस कमीशन होने के बाद जो ICS होती है उसकी डिवीजन हो जाती है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। ठीक है, जो सुपीरियर सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड फ्यू इंडियंस हु पास दीज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उनको दी जाती है। सही। अच्छा, जो सुपीरियर सर्विसेज की जो हमारे पास या CSS में टर्मिनोलॉजी है वो यहीं से यानी ये क्लासिफिकेशन ओरिजिनेट होती है हमारी। अब अगर हम देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन में जो कि हमारा एरा होता है 1947 टू 1954 में, तो ICS जो है वो आपका CSP में ट्रांसफर हो जाता है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। ठीक, अब यहाँ पे ये होता है कि जो CSP ऑफिसर्स होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की जो मेन मेजर पोजीशन होते हैं वो हेल्ड करते हैं, सिमिलरली जो जैसे कि ब्रिटिश ICS स्ट्रक्चर में हो रहा होता है। अगर हम 1954 से लेकर 1973 के एरा में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी ड्यूरिंग द जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होती है 1956 में एंड 1973 में, तो ज़्यादातर इम्पैक्ट उस दौरान यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अब जैसे 1954 में पाकिस्तान आपका CSS की टर्म इंट्रोड्यूस कर देता है, उसको रीनेम कर देता है। ठीक है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कर देता है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान से। ठीक, और उसके बाद जो सेंट्रल टर्म होता है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में रेलेवेंट होता है, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब अभी भी इस एरा में आपके पास क्लास बेस्ड सर्विसेज मौजूद होती हैं। ठीक, यहाँ पे CSP ऑफिसर्स होते हैं वो सुपीरियर स्टेटस होल्ड कर रहे होते हैं, बट ये सब चेंज हो जाता है जब आपके 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके अलावा प्लस रिफॉर्म्स आपके स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अबॉलिशमेंट हो जाती है क्लास बेस्ड सिस्टम की, और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आपके जैसे कि PS, PSP, FSP जो 12 आपके ग्रुप हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब अगर हम यानी कि CSS की जो यानी कि जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो ये जो CSS का अपना नाम है, ये CSS का अपना नाम है, इसमें कोई ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन नेम नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नेम गिवन नहीं है। अब यहाँ पे भी आप जैसे कि लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन CSS एज लीगल नेम फॉर सिविल सर्विस। ठीक, अब अगर इसका हम अभी हमने पहले इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन पढ़ा तो ये हमारी FPSC जो है यानी इमर्ज CSS का जो टर्म है ये इमर्ज हुई जब FPSC ने फर्स्ट यानी टाइम आपकी पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा है ऑफिसर लेवल में फॉर ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रुप APUG के लिए, जब ये CSS की टर्म आपकी इमर्ज होती है। अब ये जो CSS की टर्म है एक कॉलोनियल एरा टर्मिनोलॉजी है। सही, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की। सही, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिटेन की थी, जहाँ पे आपकी जो जैसे पहले मैंने बताया कि जो सर्विसेज थी वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, अब वाई सेंट्रल इंस्टेड ऑफ फेडरल, काफ़ी दफ़ा ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक, ये जो टर्म आपकी सेंट्रल की है वो ड्यू टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट है। ठीक है, जब पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, डिस्पाइट हम यानी कि इवन आफ्टर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आपको स्टिल ये टर्म यानी कि परसिस्ट करती हुई दिखाई देती है इवन एट द टाइम ऑफ 2025। ठीक है, अच्छा, वाई सुपीरियर? बिफोर 1973 जो आपकी जो सिविल सर्विसेज थी वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, जो सुपीरियर क्लास थी उसके पास ग्रेटर प्रिविलेजेस होती थी, मगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी यानी कि क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन इन्होंने अबॉलिश कर दी। उसके बाद आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए। इसके बाद अगर हम नज़र दौड़ाएं फिर से तो अब यहाँ पे 12 टोटल आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स के ऊपर ज़रा बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इनको यानी कि रैंकिंग ऐसे मैंने अरेंज किए कि एस्पायरेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी फेवर करते हैं उसके लिहाज से मैंने इनको रैंकिंग दी है अपनी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो नंबर 1 पे एज यूजुअल आपका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS आता है। अच्छा, ये जो PAS है ये इसका जो पुराना नाम था वो DMG और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप
था। ठीक है, इस ग्रुप का मेन जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, गवर्नेंस होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हो रही होती है ना, ये बहुत प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल पे हो रही होती है। नंबर सेकंड पे आपके पास आ जाती है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, PSP। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिसिंग ड्यूटीज के यानी कि जिम्मेवार होते हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल पे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर थर्ड पे FSP और फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब जो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनका काम ये होता है कि वो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को बाहर अब्रॉड में सही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ एज ए एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट के तौर पे वो फॉरेन मिशंस प्लस डिफरेंट एम्बेसीज में आपके सर्व करते हैं। ठीक, नंबर 4 पे आपके पास आ जाती है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। ठीक, इनका काम ये होता है कि ये जितने भी मैटर्स होते हैं ना रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसके डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो CTT है वो आपकी इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों यानी कि उस पे लेवल्स पे काम कर रही होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, PCS। अच्छा, PCS जो है ये ओवरसी करता है आपकी कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज टैक्सेस, बॉर्डर कंट्रोल। सही, अब बॉर्डर कंट्रोल में क्या कर रहा होता है, ट्रेड रेगुलेट कर रहा होता है, साथ ही साथ स्मगलिंग को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। अच्छा, जो PCS वाले लोग होते हैं ये आपको सी पोर्ट्स, सही, उसके बाद एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर्स पे मिलते हैं। ठीक है, नाउ एट नंबर 6 वी हैव इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज और IRS। ठीक, अब IRS का काम ये होता है कि वो टैक्स कलेक्शन को मैनेज करते हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की इन्फोर्समेंट करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास आ जाती है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। अच्छा, जो IRS है इस लेवल पे, कस्टम ड्यूटी के लेवल पे IRS एंड योर PCS, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आपका जो 7th ग्रुप है IG का, ये आपकी मीडिया कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डेसिमेशन से डील करती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन डेसिमेशन में आपकी पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया आ जाती है। IG ग्रुप जो है वो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज का नहीं बैकबोन होती है, किस लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से, क्योंकि सारी इंटरप्रिटेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सॉफ्ट इंफॉर्मेशन ये लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव आवर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, MLCG। अच्छा, MLCG में जितने भी आपके पास ऑफिसर्स होते हैं वो मिलिट्री लैंड्स, कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेट की मैनेजमेंट के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं। अब 9th पोजीशन पे हमारे पास आ जाते हैं OMG और एंड ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट ग्रुप। अच्छा, OMG को हम इन अदर वर्ड्स में बैकबोन ऑफ ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं ऑफ द होल PSS ग्रुप्स, जितने भी ये 12 ग्रुप है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो इनकी होती है कि ये मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को गवर्नमेंट की ऑफिस बॉडीज के अंदर। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट भी आ जाती है, बजटिंग भी आती है, प्रोक्योरमेंट भी आती है और रिसोर्स एलोकेशन भी आती है। अब हमारे पास ऑन द 10th प्लेस वी हैव पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, PAS। PAS आपके गार्डियंस होते हैं किस चीज़ के, पब्लिक ट्रस्ट के, इन विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी जो टैक्स कलेक्शन वगैरह होती है ना उसके। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो
होती हैं, इनकी ड्यूटीज़ होती हैं ये फाइनेंशियल ऑडिट से ही कंडक्ट कराते हैं। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं। किस हवाले से? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के हवाले से, कि जो टैक्स का पैसा आपका यानी कि पॉपुलेशन से आप कलेक्ट कर रहे हो, वो गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज कर रही है कि नहीं कर रही। उसके साथ साथ ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज प्लस स्ट्रेटजीज एंड प्लस असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब 11th एंड 12th पोजीशन पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप्स आ जाते हैं जो 99% एस्पायरेंट्स ऑप्ट नहीं करते, यानी कि उनको अपनी सिलेक्शन कैटेगरी में ड्यूरिंग जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करके एफपीएससी को भेज रहे होते हैं, और इवन जब इंटरव्यू से पहले आपसे जब एक डॉक्यूमेंट फिल कराया जाता है उसमें ये लोग सबसे एंड पे रखते हैं। चलिए देखते हैं, नंबर 11 पे आपके पास आ जाता है पोस्टल ग्रुप। पोस्टल ग्रुप वालों का काम होता है कि वो पोस्टल सर्विसेज को यानी कि ओवरसी करते हैं। अब उन पोस्टल सर्विसेज में आपके पास आ जाती है मेल डिलीवरी सर्विस, पोस्टेज स्टैम्प इशुएंस सही, एंड पोस्टल सेविंग स्कीम्स आ जाती हैं। इन तीनों चीज़ों को पोस्टल सर्विसेज वाले देख रहे होते हैं। अब कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट ग्रुप आपका आता है 12th पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है पाकिस्तान रेलवेज की, सही, जिसमें फर्दर जो ऑपरेशन इंक्लूड आ जाते हैं वो रेलवे के होते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के होते हैं और पैसेंजर सर्विसेज के होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सब टॉपिक, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सीएसएस एग्जामिनेशन आपकी एक्सप्लेन किए। जो सीएसएस का जो पूरा आपके पेपर्स का जो यानी कि एक पूरा जर्नी या प्रोसेस है, वो टोटल 3 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। नंबर 1 एमपीटी, नंबर 2 रिटन एग्जाम, नंबर 3 योर इंटरव्यू। एमपीटी का जो पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये आपका 200 नंबर का होता है। इसमें आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एज सच नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें एक एस्पायरेंट को 66 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200 टू अपीयर इन द नेक्स्ट फेज विच इज योर रिटन एग्जाम। ठीक है, अच्छा, रिटन मार्क्स जो यानी कि आपके जो एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है, जिसमें फर्दर इनकी डिवीजन हो जाती है। नंबर ए पे आपके पास आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो हर एस्पायरेंट्स के अलहदा होते हैं, वो भी टोटल आपको 600 मार्क्स के करने होते हैं। इसमें एस्पायरेंट्स समटाइम 5 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, 6 भी टोटल पूरे चूज कर सकते हैं। एंड इन सर्टन और इन सम वेरी यानी कि अनकॉमन केसेस कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स भी कर लेते हैं। वो ऐसे करते हैं कि 200 नंबर के 2 पेपर्स वो लोग ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब अपने हिसाब से यानी कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाते हैं। जब यहाँ पे आपके सारे पेपर्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं इंटरव्यू के, जो कि टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपका मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है वो प्रोसीजरल होता है, वो उसमें एज सच कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता इम्पैक्टफुल। ठीक है, इन योर सीएसएस जर्नी जो लास्ट आपका यानी कि फेज होता है पैनल इंटरव्यू, हियर एंड एन एस्पायरेंट नीड्स टू क्लियर इट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो भी अराइज हो जाता है, सही, कि उस सिनेरियोज के 2 पार्ट होते हैं। ए, you get the allocation, you become a officer, ठीक है, and second is you don't get the allocation, you not allocated। ठीक है, अब ये not allocated का क्या सीन है? नॉट एलोकेटेड का सीन ये होता है कि आपने अपना
MPT क्लियर किया, रिटन एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट में आपका ऊपर नंबर नहीं आ सका, जिसकी वजह से आप एलोकेटेड नहीं हो सके। तो ये मैंने आपको पूरा CSS का प्रोसेस बताया, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ताकि जो बिगिनर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो सके। उसके साथ साथ कि जो आपके आगे यानी कि एडवांस लेवल के भी जो एस्पायरेंट्स हैं, अगर कुछ चीज़ उनकी मिस हो गई हो रिगार्डिंग दिस, तो वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन द करंट टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी इस सीरीज़ को मैंने आगे और कंटिन्यू करना है एंड होपफुली इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा। सो कीप फॉलोइंग मी and like and share this video. Also subscribe to the channel and inshallah ta'ala I'll be seeing you in the next video. Allah Hafiz.